वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, जिसे हम बी बार या बी एन से दिखाते हैं, या इसका जो सिंबल है वो है बी बार या बी एन। इससे पहले हमने बाइंडिंग एनर्जी, सिंपल बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस की। अब हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डिस्कस करने वाले हैं, और क्यों डिस्कस करेंगे, इसकी क्या ज़रूरत है, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी देखेंगे क्या होता है, और साथ ही में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल सकता हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है। देखो, अगर एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस की मान लो कुछ बाइंडिंग एनर्जी है। अगर वो बाइंडिंग एनर्जी हम उस न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स में डिवाइड करेंगे, तो पर न्यूक्लियॉन कितनी एनर्जी मिलती है, बाइंडिंग एनर्जी मिलती है वहाँ पे, उसे हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। या मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मीन्स टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए न्यूक्लियस डिवाइड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ दैट न्यूक्लियस, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस की। फॉर एग्जाम्पल, हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी मान लो उसकी 27.5 है बाइंडिंग एनर्जी, और डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो हीलियम में न्यूक्लियॉन्स कितने हैं, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स। तो मैं कह सकता हूँ 27.5 डिवाइड बाय 4 आएगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब रहता है बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। या मैं ऐसा कह सकता हूँ इट इज़ इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। अब ये हमने देख लिया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है, लेकिन हम ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्यों डिस्कस करते हैं जबकि हमारे पास में ऑलरेडी बाइंडिंग एनर्जी है। देखो, हमने ये देखा है कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी। यहाँ तक तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस की इंक्रीज़ होती है तो इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है ना। लेकिन जो हैवी न्यूक्लियर रहते हैं, हैवी न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी हाई रहती है, लेकिन फिर भी कुछ लिमिट के बाद में, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद में न्यूक्लियर जो है वो अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं। यानी एक पर्टिकुलर मास नंबर तक या एटॉमिक नंबर तक न्यूक्लियर जो है वो स्टेबल है, लेकिन उसके बाद में वो अनस्टेबल हो जाते हैं। जैसे ट्रांसफ्यूरेनिक एलिमेंट्स जो हैं वो सभी रेडियो एक्टिव है। क्यों रेडियो एक्टिव है? क्योंकि उनके न्यूक्लियर अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। यानी इसका मतलब स्टेबिलिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होती है विद इंक्रीज इन मास नंबर या एटॉमिक नंबर या बाइंडिंग एनर्जी, बल्कि ये कुछ देर तक, कुछ लिमिट तक इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे हम न्यूक्लियर को क्लासिफाई नहीं कर सकते या जस्टिफाई नहीं कर सकते वेदर दिस इज स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी हो तो हम स्टेबिलिटी बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन तभी जब हमारे पास में एलिमेंट्स डिफरेंट हो लेकिन उनका मास नंबर सेम हो। यानी सेम मास नंबर के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे न्यूक्लियर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या उनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है। यानी उनकी स्टेबिलिटी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिफरेंट मास नंबर्स हो तो डिफरेंट मास नंबर्स के लिए हम बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि कौन सा न्यूक्लियर स्टेबल है और कौन सा नहीं है। सो इससे बेहतर है, तो मतलब बाइंडिंग एनर्जी से बेटर ये है कि हम न्यूक्लियर को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, अगर हम ये बेसिस पे न्यूक्लियर को क्लासिफाई करेंगे या उनकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो ये बेटर रहेगा और इजी रहेगा। क्यों रहेगा ये भी हम देखेंगे। तो बेटर कंपैरिजन के लिए मैंने बताया कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अच्छा है, और सिंपल बाइंडिंग एनर्जी से बेहतर कंपैरिजन हम इससे कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन।
और ये बात हमें यहाँ से पता चलेगी। सपोज अगर हम एक बाइंडिंग एनर्जी कर्व बनाएंगे, वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैसे बना सकते हैं हम लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस लेंगे हम मास नंबर, यानी इस एक्सिस पे लेंगे मास नंबर और यहाँ पे लेंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाइड्स देखेंगे। देखो, जब हम छोटे न्यूक्लियाइड्स लेंगे, सपोज मास नंबर 2 के 3, 4, 5, तो जितना हम मास नंबर पहले इंक्रीज करते हैं उतना ही स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है, स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। या मैं बोलूँगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो इंक्रीज होती है पहले, लेकिन उसके बाद में वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो आयरन का है, आयरन Fe, और इसीलिए ये जो आयरन है मैं बोल सकता हूँ कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है और सबसे ज़्यादा एबंडेंट होगा स्टेबल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद में आयरन के बाद में सपोज कोबाल्ट आता है, उसकी भी ठीक ठाक ही बाइंडिंग एनर्जी रहेगी, लेकिन उसके बाद में बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कंटिन्यूसली इंक्रीज नहीं होती, बल्कि वो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है। ठीक, और हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी हमें मालूम है कि आयरन के लिए है, वो है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, दूसरी बात, जिन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी 8 के आसपास रहती है, ठीक है, इन्हें मैं बोलूँगा जिनकी बाइंडिंग एनर्जी 8 या 8 से ज़्यादा रहेगी तो वो स्टेबल कहलाएंगे। तो स्टेबल एलिमेंट्स इस रीजन में आएंगी, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि उसके बाद में इन एलिमेंट्स की भी बाइंडिंग एनर्जी कम है और इसके बाद में इन एलिमेंट्स की बाइंडिंग एनर्जी भी कम है। यानी अगर मास नंबर ज़्यादा हो गया तब भी बाइंडिंग एनर्जी कम हो जाती है, अगर मास नंबर कम है तब भी बाइंडिंग एनर्जी कम है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट्स वो है जिनका मास नंबर 20 से लेके 140 के दरमियान रहता है, क्योंकि वहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा रहता है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बेसिस पे स्टेबिलिटी हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और हम इजीली बता सकते हैं कि ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कौन है। तो अब ये जो ग्राफ मैंने बनाया, बी कर्व जो मैंने बनाया, इसके बेसिस में मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा स्टेबल या सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आयरन की है, दूसरे नंबर पे कोबाल्ट, और सबसे कम बाइंडिंग एनर्जी रहती है लाइटर एलिमेंट्स की, और जो बहुत ही ज़्यादा हेवी एलिमेंट्स रहते हैं। देखो, लोवेस्ट अगर मैं देखूंगा तो हाइड्रोजन की रहेगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, तो फिर ये भी कह सकता हूँ जो लाइटर न्यूक्लियाइड्स रहती हैं या लाइटर एटम्स रहते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहती है। ठीक है, दूसरा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पहले इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मास नंबर, बट देन डिक्रीजेस। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ठीक है, ये भी हमने देखा। और एक कंक्लूजन हमें ये मिला कि न्यूक्लियाइड्स विद मास नंबर 20 to 140 possess greater binding energy per nucleon, that is more than 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे एलिमेंट्स को हम स्टेबल एलिमेंट्स कहते हैं। तो अब रही बात बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के कंपैरिजन की। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या जिसे हम बी बार भी कहते हैं वो ज़्यादा रहता है बाइंडिंग एनर्जी के कंपैरिजन में, लेकिन तब जब न्यूक्लियस स्टेबल रहेंगे। लेकिन जो न्यूक्लियस अनस्टेबल रहते हैं या रेडियो एक्टिव रहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, उनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम रहती है एज़ कम्पेयर टू बाइंडिंग एनर्जी। तो इसके बेसिस पे आप ये भी बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट स्टेबल है और कौन सा नहीं। मान लीजिए आपको दो एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, उनमें आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी दिखाया गया, उनका कंपैरिजन दिखाया गया। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू बाइंडिंग एनर्जी तो समझ लेना कि न्यूक्लियस स्टेबल है, और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है एज़ कम्पेयर टू बाइंडिंग एनर्जी तो समझ लेना कि ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, अब आती है बारी न्यूमेरिकल्स की।
देखो कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, छोटे छोटे न्यूमेरिकल, जिससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि ये है क्या। फॉर एग्जांपल मेरे पास में बाइंडिंग एनर्जी दी हुई है न्यूक्लियस की, एक न्यूक्लियस है मेरे पास में, हीलियम न्यूक्लियस या हीलियम न्यूक्लियाइड बोलूँगा मैं। उसकी बाइंडिंग एनर्जी दी गई है 28.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको कैलकुलेट करनी है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए क्या करेंगे आप, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का मतलब रहता है टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स या मास नंबर। तो मास नंबर है इसका 4 है ना, हीलियम का 4। तो आप करेंगे 28.29 डिवाइड बाई 4, वो आएगा 7.0725 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस या न्यूक्लियाइड इज 6.9 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऐसे रफ वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको सिर्फ मतलब है सोल्यूशन से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि व्हाट विल बी इट्स मास डिफेक्ट, यानी अगर आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दिया है, आपको बताना है कि मास डिफेक्ट कितना होगा। तो सोल्यूशन हम देखेंगे। सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये दिया है 6.9 का। दूसरी बात हमें दिया है हीलियम न्यूक्लियस जिसका मास नंबर है 4। तो हम यहाँ पे 4 भी लगा सकते हैं ना, या मैं ऐसा कहूँगा कि बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 6.9 इंटू ए करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें इजीली बाइंडिंग एनर्जी मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये तो हमें मालूम है 4 है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आगे का पोर्शन दिखाऊंगा। देखो बाइंडिंग एनर्जी हमें मिल गया फिर 6.9 इंटू ए। ठीक है, यानी मास नंबर, या 6.9 इंटू 4 भी लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल 27.6। चलो हो गया। अब हमें मालूम है, हमें निकालना है एक्चुअली मास डिफेक्ट। क्या निकालना है, मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से तो रिलेशन नहीं था, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी से है। अब बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है। बाइंडिंग एनर्जी हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ये इक्वेशन हमने इससे पहले भी डिस्कस की हुई है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी के लेक्चर में। ठीक है, अब बाइंडिंग एनर्जी इसके बराबर, ये इक्वेशन याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो यहाँ से हम इजीली मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। फिर मास डिफेक्ट बराबर होगा फिर बाइंडिंग एनर्जी, ये इधर लेके आओ, ये बन जाएगा 931.5 है ना। अब बाइंडिंग एनर्जी कहाँ पे मिला हमें, यहाँ पे हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है बाइंडिंग एनर्जी। देखो ये वैल्यू है बाइंडिंग एनर्जी का। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो इसकी जगह, बाइंडिंग एनर्जी की जगह, वो है 27.6 और नीचे 931.5। तो आपको मिल जाएगा 0.03 AMU, ये एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, तो ये मिल गई हमारी मास डिफेक्ट, ये मास डिफेक्ट मिल गया यहाँ पे। तो बाइंडिंग एनर्जी से हम मास डिफेक्ट इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको सिर्फ ये इक्वेशन मालूम होनी चाहिए, इक्वेशन आपको याद रखनी है। तो आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से इजीली मास डिफेक्ट निकाल सकते हैं। तो आई होप ये जो लेक्चर है यह आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर भी करना।